Welcome everyone. Come, let's start. Question number 51. If current liabilities is rupees 4 lakh, current ratio is 4:1, quick ratio is 2:1, prepaid expense nil है, then what will be the value of stock? फिर stock की वैल्यू क्या होगी? तो current ratio दे दिया है, तो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं. Current ratio is equals to current assets upon current liability. Current ratio है 4:1. करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लाइबिलिटी है 4 लाख रुपए. ठीक है, ये यहां जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और करेंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 16 लाख रुपए. ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं. करेंट एसेट्स है 16 लाख रुपीस. अब अगली बात क्या होती है? क्विक रेशियो पे चलते हैं. क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी. हमें ये एसेट नहीं पता है. अगेन विल पुट इन द फॉर्मूला 2/1 is equals to quick assets upon liabilities given रुपी 4 लाख. फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्विक एसेट्स हो गया कितना? 4 2 सा 8 लाख रुपी. ठीक है, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में जो डिफरेंस होता है, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स में क्या करना है? माइनस प्रीपेड और स्टॉक. जब निकाल दिया जाएगा, करंट एसेट से माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता है प्रीपेड क्या है? 0 है. क्विक एसेट 8 लाख है. करंट एसेट्स 16 लाख है. प्रीपेड 0 है, तो 0 प्लस स्टॉक, नॉट प्लस, यहाँ होगा माइनस, क्योंकि वो अंदर में प्लस हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर हो रहा है. ठीक है, कितना आ गया? स्टॉक इज रुपीज 8 लाख. स्टॉक आ गया 8 लाख रुपए. 0 ज्यादा लग गया ना इसमें. उसको ठीक कर लिया जाए 0 को. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. 8 लाख रुपए. करंट एसेट्स कितना आया है? 16 लाख रुपए. ये करंट एसेट की वैल्यू है. और स्टॉक की वैल्यू कितनी आई है? 8 लाख रुपी. द नेक्स्ट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,25,000 रुपए. ये ओपनिंग बैलेंस है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज रुपीज 1.5 लाख. नेट प्रॉफिट of the period rupees 40,000, then what will be the cash flow? कैश फ्लो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस यानी जब आप पिछले साल से इस साल जब आप एंटर हुए 1 अप्रैल को, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,25,000 रुपए. तो इतना कैश आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेकर आए थे. आपका प्रॉफिट हुआ इस साल 40,000 का. टोटल कितना बन गया? 165. इस साल आपके पास थे. इसमें से अभी आपके पास कितना बचा है? 1.5 लाख बचा है क्लोजिंग स्टॉक. अभी आपके पास 1.5 लाख रुपए यानी क्लोजिंग स्टॉक बचा है. तो बाकी का 15,000 रुपए कहाँ गया? 15,000 रुपए कहाँ गया? कम पड़ रहा है ना. कम पड़ रहा है मतलब आपने क्या कर दिया होगा? खर्च कर दिया होगा. और खर्च का मतलब क्या होता है? बाहर चला गया पैसा. दैट मीन्स आउटफ्लो 15,000 रुपए. आउटफ्लो 15,000 रुपए. अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि पैसा बच कहाँ गया, गायब कहाँ हुआ, क्यों गायब कैसे हुआ? क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए जो है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है. ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक है. मतलब साल के अंत में आपके पास 1.5 लाख रुपए बचे हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास 1.5 लाख बचे हैं. अभी तक का टोटल आपका इस साल का 165 था. तो 15,000 कहाँ हो गया? आउटफ्लो हो गया, खर्च हो गया. इन केस मान लीजिए यहाँ पे फिगर्स चेंज हो जाती है. ये 165 है और क्लोजिंग स्टॉक आपका 70,000 हो जाता है. 1,70,000 रुपए हो जाता है. मतलब 5,000 रुपए ज्यादा बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक. 5,000 ज्यादा बता रहा है. तब वहां पे आप बात करेंगे इनफ्लो की. इनफ्लो कैसे होगा? इनफ्लो आप उसके जोड़ेंगे एडिशनल कैपिटल, कि एडिशनल कैपिटल कंपनी में क्या हो गया? इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया है. 53.
A dash is a section of an organization created for preparation and control of budgets under departmental head. तो क्या है? कंट्रोल सेंटर? नहीं, कंट्रोल सेंटर वो स्पेस है कंपनी का जहां पे ये चेक किया जाता है कि हमने डिसाइड क्या किया था और हो क्या रहा है। कहने का मतलब जब आप घर से निकले थे तो आपने क्या सेट किया था कि हमारा बजट 2000 का है, हम 2000 से ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, आज जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी खाएंगे, जहाँ भी घूमेंगे, हम 2000 खर्चा करेंगे। बट रियलिटी में आपका 2000 क्रॉस होने वाला है, आपको दिख रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप बजट के बाहर जा रहे हैं, आपने ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, अभी किया भी नहीं है, 2000 पहुँचे भी नहीं है, आप 1500 पे पहुँचे हैं, बट आपको समझ में आ गया कि अभी वापस जाने के लिए 800 रुपये और लगेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, आपका जो बजट डिसाइडेड था आप उसके ऊपर जा रहे हैं, आपका जो प्लान डिसाइडेड था आप उसके बाहर जा रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड था आप उस चीज़ों को अटेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, रेवेन्यू कम जा रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन सबको सॉल्व करने का काम किसका है? कंट्रोल सेंटर का है, जो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेगा कि जो हमने डिसाइड किया है, वो अगर फेवरेबल चल रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। ज़्यादा हो रहा है, जैसे रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा है तो फिर कंट्रोल सेंटर को वहाँ पे एक्टिव होना पड़ता है। तो ये इसलिए पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। कॉस्ट सेंटर वो एरिया है जो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बट उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑफिस, अगर प्रोडक्शन हेड की बात करेंगे तो प्रोडक्शन का पूरा काम कहाँ होता है? फैक्ट्री पे होता है। ऑफिस वाले क्या करते हैं? कागज पत्तल, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, बट वो इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर्स वो यूनिट्स होते हैं जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता रेवेन्यू में, बट वो इनडायरेक्ट क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब खर्चे क्रिएट कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है ना, और इनडायरेक्ट उनका क्या होता है? रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है। बजट सेंटर, तो बजट सेंटर, हाँ, इसका आंसर यही होगा, बजट सेंटर वो एरिया होता है जहाँ पे आपके बजट्स क्या होते हैं? टाइम टू टाइम डिसाइड होते हैं। टाइम टू टाइम इसे डिसाइड होता है ताकि ओवर स्पेंडिंग ना हो। हर डिपार्टमेंट को अपने बजट्स अलॉट कर दिए जाते हैं कि प्रोडक्शन वाले का ये रहेगा, पैकेजिंग का ये रहेगा, रॉ मटेरियल वाला इतना देख लेना। ठीक है, क्योंकि बजट के अंडर ही अगर चीज़ें रहेंगी देन इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट बात करता है एक्टिविटी सेंटर। ये टास्क के बारे में बात करता है कि आपका प्रोसेस क्या रहेगा, क्या टेक्निक्स एंड मेथड्स आप अडॉप्ट करेंगे। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, बजट सेंटर। अरेंज द फॉलोइंग बजट इन देयर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन। कि आप पहले कौन सा बजट बनाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल बजट बनेगा, कैश बजट बनेगा, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। तो कहानी शुरू कहाँ से होगी? तो शुरू होती है सेल्स से। पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि बेचना कितना है, इन द सेंस आप प्रॉफिट कितना देखना चाहते हैं, है ना। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि हमें बेचना कितना है या हमें अर्न कितना करना है। तो जितना अर्न करना है उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली सेल करना होगा, कुछ तो टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे जितने भी आप देखते होंगे लोन वाले जो आते हैं, उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कितना बेचना है, इतना आपको क्या करना है? बेचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल डिसाइड हो गया है, अब आपको पता है कि बेचना कितना है, तो जितना बेचना है उतना आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उतना आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितना आपको बेचना है, आपने पहले सेल का डिसाइड कर लिया, सेल बजट बना दिया कि इतना हमको टारगेटेड है इस साल का या इस महीने का, हमको इतना बेचना है। अब इतना बेचना है तो उतने प्रोडक्ट्स भी हमारे पास क्या होने चाहिए? रेडी होने चाहिए, तब तो हम बेच पाएंगे। अब प्रोडक्ट रेडी करने के लिए आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा, यानी डायरेक्ट मटेरियल बजट्स लगेंगे। प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट मटेरियल बजट्स लगेंगे, और ये जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा ये फोकट में नहीं आएगा, इसके लिए आपको कैश बजट लगेगा। तो पहला आएगा डी, डी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा बी, और नहीं, सी के बाद आएगा ए, ये वाला डी सी ए बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। 55 असर्शन कहता है वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। जी हाँ, वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन क्या है? कंटिन्यूअस वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट्स। उससे क्या हो जाती है? उसकी लाइफ क्या होती है? कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? घट जाती है। हाँ, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। जैसे अगर आप कोई फोन भी लेंगे, एक हफ्ता यूज करेंगे तो वो अपने फेस वैल्यू पे नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है।
रिजल्ट कहता है दिस विल रिजल्ट इन कैश फ्लो, ये कैश फ्लो शो करेगा। क्या डेप्रिसिएशन खर्चा है? डेप्रिसिएशन खर्चा है? जी नहीं, डेप्रिसिएशन एक इमेजिनरी खर्चा है, उसका कोई रियल लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई सामान पुराना हो गया तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये पंखा लिया था इतने दिन चला है तो ये कितना पुराना हो गया, या हम ये कूलर का मोटर खरीद के लाए थे, इसको 2 महीना यूज किया वापस से खराब हो गया, या अभी हमको रीसेल करने का है क्योंकि हमको नया कूलर ले रहे हैं, तो ये मोटर कितना पुराना हो गया है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हम एग्जैक्टली नहीं लगा सकते ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं, एक मेथड लेते हैं, एक परसेंटेज लेते हैं, एक एक्सपेक्टेड लाइफ लेते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ भी क्या है? उम्मीद की लाइफ कि इतना चलेगा। और एक्सेप्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट कई बढ़िया चल जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं अगर 2 इंसान एक ही व्हीकल एक टाइम पे खरीदे, हो सकता है एक के रख रखाव मेंटेनेंस की हैबिट्स अच्छी नहीं थी, उस कारण उसकी गाड़ी क्या हो गई, खराब हो गई, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे की मेंटेनेंस अच्छी थी, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस सेम डेट, सब सही से खरीदा था, बट एक लक फैक्टर बोल लीजिए या मेंटेनेंस फैक्टर बोल लीजिए, किस तरीके से आप किस प्रोडक्ट का यूज करें उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी। कईयाँ तो भाई एक्सपायरी के बाद भी चलते रहते हैं एकदम फिट फटांग, और कुछ तो होते हैं कि गारंटी पीरियड में निपट लेते, गारंटी नहीं वारंटी पीरियड में निपट लेते हैं। ओके, तो जो डिप्रिसिएशन है वो कैश फ्लो नहीं है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है ना। हम एक तुक्का लगा के यहाँ पे एक बात डन करते हैं कि इतना डेप्रिसिएशन होगा, इतने परसेंटेज पे जाएगा। यहाँ पे कोई कैश का ना तो इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है, हम एक एडजस्टमेंट करते हैं। एक एडजस्टमेंट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू है वो सच में डिक्रीज हो, ताकि बैलेंस शीट में ये जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी वो सच में डिक्रीज हो, वो रिफ्लेक्ट करे वहां पे। और इसका हम एक ये भी कंसेप्ट लेके चलते हैं कि कंटिन्यू जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो हम एसेट की वैल्यू अलग कर रहे हैं। अगर आज हमने कोई मशीन 5 करोड़ की खरीदी है तो आने वाले 10 साल में हम डेप्रिसिएशन से पैसा 5 करोड़ क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे, ताकि 10 साल के बाद जब ये मशीन खराब होगी तब हमको नया मशीन लेना पड़ेगा। हम पुराना टेक्नोलॉजी तो नहीं चला सकते ना सालों साल, हमारा प्रोडक्शन खराब होगा, हमारा पैकेजिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी तो मेंटेन करना है कस्टमर के लिए। ठीक है, तो 10 साल के बाद हमारे पास 5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, बट इन्फ्लेशन के कारण वही, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण वही मशीन की वैल्यू अब 10 से 7 करोड़ हो चुकी है। अब 10 से 7 करोड़ हो चुकी है, सॉरी 5 से 7 करोड़ हो चुकी है, बट 5 करोड़ तो हमने डेप्रिसिएशन में रखा हुआ है। अब ये जो डेप्रिसिएशन में हम हर साल पैसा रख रहे थे ना, इसको हम इन्वेस्ट कर देंगे ताकि वो पैसा इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ जाए, उसमें इंटरेस्ट वगैरह क्या हो जाए, ऐड हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़े, डेप्रिसिएशन वाला जो फंड था उसकी वैल्यू बढ़े। और जब हम जिस दिन वो मशीन खराब होगी और हम दूसरी मशीन लेने जाएंगे तो हम खरीद सके, कंपनी को अचानक से फिर इतना करोड़ों रुपए ना निकालना पड़े। ओके, तो रिजल्ट क्या है? गलत है, असर्शन सही है। दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू while रिजल्ट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4। 56, एन ऑडिट प्रोग्राम इज, क्या है ऑडिट? चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर। इसकी क्या होती है? प्रॉपर एकदम ऐसे दिमाग फोड़ो वाला हिसाब से क्या होता है, इसकी चेकिंग होती है। कहीं पे अगर डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको फाउंड किया जाता है, सस्पेंसेस और भी जो भी कहानी है, मतलब चीज़ों को पता लगाया जाता है। ठीक है, ताकि चीज़ें क्या है आपकी एकदम क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर। एन इंटरनल कंट्रोल मैनुअल है ये। A list of examination and verification of steps arranged logically। हाँ, ऑडिट प्रोग्राम तो ऐसा ही होता है जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, और ये लॉजिकल स्टेप्स में क्या होता है, डिजाइंड होता है। सबसे पहले वॉचर्स के साथ आपकी जर्नल एंट्री मैच की जाती है, उसके बाद लेजर्स देखे जाते हैं कि सही लेजर पोस्टिंग हुई है ना। ऐसा तो नहीं है केस कि आपने गलत जर्नल एंट्री बना दी जिसके कारण आपका लेजर पोस्टिंग गलत हो गया और जो इनकम था वो आपने खर्चे में डाल दिया। कई बार ऐसे हो जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन इसलिए तो बनता है। क्यों? क्योंकि कहानी इधर जानी थी, वो रास्ता क्या हो गया, स्विच हो गया, डेबिट का क्रेडिट चला गया या दूसरा अकाउंट वहां पे आपने डाल दिया।
मिस्टेक है भैया, ह्यूमन है, हो जाता है कहानियाँ, ठीक है? ऐसे आप क्या करें, चीज़ों को लॉजिकल फॉर्मेट में चेक कर रहे हैं। बैलेंस शीट से कहानी शुरू नहीं करेंगे कि पहले बैलेंस शीट देखेंगे, फिर प्रॉफिट देखेंगे, फिर ट्रेडिंग देखेंगे, नहीं। आप कहानी शुरू कहाँ से होती है? वाउचर और जर्नल एंट्री मैच की जाती है, या फिर वाउचर के साथ जर्नल एंट्री तो नहीं देखा जाता है लॉजिकली, मतलब वो लेजर देखा जाता है। वाउचर के साथ लेजर्स देखे जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रायल, ट्रेडिंग और इस तरीके से प्रॉपर क्या होती है, चेकिंग होती है। अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट नहीं, तो यहाँ पे प्रोग्राम की बात की गई है, तो ये सेट ही ऐसा होता है। अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, तो ये जो लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, इसे कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। ये जो लीगल एग्रीमेंट है इसे कहेंगे एंगेजमेंट लेटर, ठीक है? तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि लिस्ट ऑफ क्या है, एग्जामिनेशन है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉजिकली अरेंज स्टेप्स। 57, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज क्लासिफाइड एज, क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के खर्चे हैं क्या? वेजेस बांट रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग के खर्चा होता है क्या डिबेंचर? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा है? नहीं। ऑफिस के खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। फैक्ट्री के खर्चे कहाँ जा रहे हैं? ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो फिर डिबेंचर क्या है? डिबेंचर क्या है? डिबेंचर बोरोड फंड का खर्चा है। डिबेंचर खर्चा किसका है? बोरोड फंड का। और ये जो बोरोड फंड है ये क्या है कंपनी के लिए? ये कंपनी का फाइनेंस है। कंपनी का फाइनेंस है, कैपिटल है ये, इसी के भरोसे कंपनी क्या हो रही है, चल रही है। तो ये क्या हो गया? फिनेंशियल एक्सपेंस हो गया। तो ये क्या है? फिनेंशियल एक्सपेंस है, जिसको हम कहाँ पे लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। कहाँ पे मेंशन करते हैं हम इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? तो ये बोरोड फंड का आइटम है। बोरोड फंड मतलब क्या है? ये हमारा कंपनी का फाइनेंस है, कैपिटल है, हम इसी पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? फिनेंशियल एक्सपेंस हो गया, ठीक है? कैपिटल पे खर्चे दे रहे हैं, तो नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपने किसी से कैपिटल लिया है, उसके बदले पे आप उसको खर्चा दे रहे हो, आपने किसी का सामान लिया है। कैपिटल लेना इज इक्विवेलेंट टू घर किराए पे लेना। आप किसी से घर किराए पे ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं? बदले में रेंट देते हैं। क्यों देते हैं रेंट? कि हम आपके घर का उपयोग कर रहे हैं, हम आपके घर का उपयोग कर रहे हैं। इन द सेम वे जब हम किसी से कैपिटल लेते हैं, हम आपका कैपिटल का उपयोग कर रहे हैं, तो वो हम क्या दे रहे हैं? उसका कॉस्ट दे रहे हैं, उसका रेंट दे रहे हैं, जिसे हम इंटरेस्ट टर्म करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 58, डेप्ट इक्विटी रेशियो बेसिकली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? डेप्ट कौन है? डेप्ट कौन है? डेप्ट है बोरोड फंड। और इक्विटी कौन है? तो इक्विटी है ओनर्स फंड। दोनों कौन है हमारे? दोनों हमारे फंड है। अभी देखा था फिनेंशियल कैपिटल, है ना? फिनेंशियल कैपिटल है, दोनों मिला के क्या बनता है हमारा? फाइनेंशियल कैपिटल बनता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है कि कुल कितना पैसा हमारे बिजनेस पे लगा हुआ है। तो ये क्या दिखाता है? एफिशिएंसी रेशियो? नहीं। एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? ये बताता है कि हमारी कंपनी कितनी एफिशिएंट है। कंपनी की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? कंपनी के प्रोडक्शन से पता चलेगी। प्रोडक्शन को ही क्या टर्म करेंगे? एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो? एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या ये जो डेप्ट और इक्विटी है ये हमारे प्रॉफिट बताएंगे? नहीं। ये प्रॉफिट बताने के लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, अर्निंग रेशियो है, ये सारी रेशियोज है, ठीक है? जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बताएंगे कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, किस स्टेप में कहाँ हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है बट हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो कम आ रहा है, मतलब हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ठीक है? या हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का क्या सीन है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्वेंसी, तो हाँ, बोरोड फंड और ओनर्स फंड ये हमारे सॉल्वेंसी को बताएंगे। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, लॉस होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा? हमारे ये फंड्स माइनस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉस इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपका कैपिटल घटने लगे, अगर आपका कैपिटल घटने लगे तो आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएंगे। तो फिर सॉल्वेंसी किसकी बात करेगी? डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करेगी। रही बात लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी डील्स विद कि आपके लायबिलिटी कितने हैं
करंट लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो आप 12 महीने के अंदर पे ऑफ कर देंगे, और करंट एसेट्स के हेल्प से पे ऑफ करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास, फर्नीचर रखा है तो फर्नीचर बेचने जाएंगे, या फिक्स्ड एसेट में आपके पास मशीन है तो मशीन बेचने जाएंगे, या फिर आप बिल्डिंग बेचने जाएंगे। सब 2 दिन में तो बिकने वाली चीज़ें हैं नहीं, बट आपके शेयर्स हो जाएंगे, आपका जो गोल्ड है, जो कैश है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टॉक बिक जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी मतलब आप कैसे अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो। नंबर 59, द प्रिपरेशन ऑफ comprehensive operating and financial plans for specific interval of time is called। टाइम टू टाइम ये जो आप फाइनेंशियल प्लान्स बना रहे हैं, टाइम टू टाइम क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि क्या होता है ना, अगर नहीं किया जाए, उसको बार बार चेक ना किया जाए, तो हम ओवर बजटिंग पे जा सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग पे जा सकते हैं। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट बजटिंग, दिस इज टॉकिंग अबाउट बजटिंग। यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा है, इंटरवल्स पे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्लान्स बनाए जा रहे हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल प्लान्स बनाए जा रहे हैं। बजटरी कंट्रोल क्या करेगा, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि जो बजटिंग में बनाया है इतना ही करना है, जो बजटिंग में हमने बनाया है हर एक छोटी ड्यूरेशन का जो हमने सेट किया है उतना ही करना है। बजट मैनुअल, बजट मैनुअल इज इक्विवेलेंट टू द मैनुअल। जब हमको इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं तो हमें एक मैनुअल मिलता है, एक बुक मिलता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो वैसा ही बजट मैनुअल है कि हमारे जो हमारा प्रोडक्शन का तरीका है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडिंग का तरीका है, या हमारा रॉ मटेरियल का सीन है, तो उसके लिए हमें कैसा बजट है, हमें किस तरीके से बजट को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसके भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है। दैट इज मैनुअल, जो गाइडेंस है, कैसे गाइड करेगा हमको बनाने के लिए। और बजट क्या है, तो बजट एक क्वांटिटेटिव टर्म है कि आपका बजट कितना है मैडम। क्वेश्चन नंबर 60, एन इंडस्ट्रियल कंसर्न रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसको 60,000 का प्रॉफिट हो गया। द सेलिंग प्राइस per unit is 20 rupee while the variable cost per unit is ₹15। The margin of safety will be। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कहाँ की कहानी आ गई है, तो ये ब्रेक इवन के आगे की कहानी है। ब्रेक इवन इज अ पॉइंट जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, खाया पिया हिसाब बराबर। अब इस सीन में आप 500 रुपए लेके गए थे, सामने वाले ने 500 रुपए आपसे उधारी ले लिया, आपने उसको खा लिया, और हिसाब क्या हो गया, कुल मिला के बराबर हो चुका है। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। जब इसी में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब आप थोड़ी सेफ्टी पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी आप सेफ चल रहे हैं, अभी आपको शट डाउन वगैरह करने का ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे यही सोचना पड़ता है कि टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना इज गुड या फिर स्विच कर लिया जाए। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा MOS इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट दे दिया है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है सेल्स माइनस V यानी वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 20 माइनस 15, 5। प्रॉफिट है 2 लिख रही हूँ मैं भी, 60,000। 60,000 प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन निकाला हमने कितना, 5, 5 1 जा 5, 1 और 2, 12,000। तो 12,000 क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। 12,000 यूनिट्स आ गया। हमें किस में चाहिए, रुपये में, हमें चाहिए रुपये में। 20 रुपए का एक यूनिट है, तो 12 इंटू 20 2,40,000 रुपए। 12 इंटू 20 12,000 यूनिट्स इंटू ₹20 कितना आ गया, 2,40,000 रुपी। So this is all for today. We shall continue the next class. Thank you.